राम मंदिर पर योगी आदित्यनाथ जरा भी डिफेंसिव नहीं हो रहे। योगी फ्रंट फुट पर ऑफेंसिव होकर खेल रहे हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर नया युद्ध शुरू हुआ है। योगी ने आज इसमें दुर्योधन और दुशासन की एंट्री भी करा दी। अब तक इस युद्ध में राम थे, हनुमान थे, अब कब्रिस्तान भी है, दुर्योधन दुशासन भी हैं। सपा के बाद अब कांग्रेस भी अयोध्या के युद्ध में कूदने के रास्ते तलाश रही है। इसी बीच अयोध्या से जो डिटेल आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। सुनिए जरा। क्या चोरों ने राम जी के जेवर गलाकर बेच दिए? क्या चढ़ावा चोरी का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से खपा दिया? क्या चोरों ने दान पात्र का पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया? क्या म्यूल अकाउंट से ब्लैक को व्हाइट किया क्या? अयोध्या के राम मंदिर पर 2027 के यूपी चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। अयोध्या 2027 के चुनाव का रिजल्ट डिसाइड करेगा और 27 का चुनाव 29 के लोकसभा चुनाव को गाइड करेगा। अयोध्या में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो मामूली नहीं है। उस पर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की नजर है। राम जी ने बीजेपी की किस्मत चमकाई है। राम जी ने बीजेपी को सत्ता दिलाई है। अब राम जी के आशीर्वाद से ही समाजवादी पार्टी अपनी किस्मत चमकाने निकली है। राम राम करते करते आज कांग्रेस के नेता भी दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए। राम मंदिर पर हो रही सियासत की बात बताने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं अयोध्या और देखते हैं कि राम की नगरी में ग्राउंड पर क्या हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे रुक नहीं रहे। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन ये पता चलता है कि कल जितना अनुमान लगाया था राम मंदिर में उससे ज्यादा चोरी हुई है। अयोध्या के 3 चढ़ावा चोर अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा को वापस जेल भेज दिया गया है। 40 घंटे की पुलिस रिमांड के दौरान इन तीनों चढ़ावा चोरों ने जो क्लू दिए उसके आधार पर अयोध्या पुलिस ने चोरी के गहने बरामद किए हैं। चोरी के पैसे से खरीदी गई कार बरामद की है। चोरी के पैसे से खरीदा गया फोन बरामद किया है। पुलिस ने चोरी का पैसा कैश में भी रिकवर किया है। अयोध्या पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा को रिमांड पर लेकर छापेमारी की तो अनुकल्प के कब्जे से सोने की चेन मिली। चोरी के पैसे से खरीदा गया मोबाइल फोन मिला। चोरी के पैसे से खरीदी गई डिजायर कार मिली और चोरी का 20,000 रुपए कैश मिला। लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी को सोने का लॉकेट गिफ्ट में दिया था। पुलिस ने वो रिकवर कर लिया। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के ठिकाने से 38,000 रुपए नकद भी बरामद किए। करुणेश पांडे के पास से चोरी के 15,000 रुपए नकद बरामद किए। यह रिकवरी उस रिकवरी से अलग है जो मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने इन चढ़ावा चोरों के पास से बरामद की थी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की 2 जांच चल रही है। एक जांच एसआईटी की, दूसरी जांच अयोध्या पुलिस की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए यूपी की योगी सरकार ने एसआईटी बनाई है। वो एसआईटी तीसरी बार अयोध्या पहुंचने वाली है। एसआईटी जांच की बात आगे करेंगे, उससे पहले अयोध्या पुलिस की जांच का अपडेट बता देते हैं। पता चला है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोर कैश खपाने के लिए चोरी की रकम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों को कैश देकर उतना पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते थे। पुलिस को आरोपियों के बैंक खातों से कई अलग अलग खातों से हुए लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। अभी तक की जांच से पता चला है कि आरोपी अलग अलग खातों से अपने खाते में पैसे मंगाकर चोरी के पैसे को वैध दिखाने की कोशिश कर रहे थे। चढ़ावा चोरों की तरकीब को स्टेप बाय स्टेप समझिए। चढ़ावा चोर चोरी का पैसा अपने खाते में जमा नहीं कराते थे। चढ़ावा चोरी का पैसा वो परिवार वालों, रिश्तेदारों के खाते में जमा कराते थे। बैंक में जमा होने के बाद चोरी का पैसा सर्कुलेशन में आ जाता था। चढ़ावा चोर वही पैसा बाद में अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते थे। इस तरकीब से वो पैसे का सोर्स छिपा रहे थे और चोरी के पैसे को नंबर 1 का पैसा दिखा रहे थे। चोरी का पैसा जमीन मकान में भी लगाया और शेयर मार्केट में भी खपाया गया। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरों के परिवार और रिश्तेदारों के करीब 2 दर्जन बैंक खातों को आइडेंटिफाई कर लिया है और उनको फ्रीज कराने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को यह भी शक है कि कुछ लोकल सर्राफ चोरी के गहने गलाने का काम करते थे। हालांकि पुलिस अभी रिकॉर्ड पर यह बात कहने से बच रही है। इन लोगों ने जो कुछ जघन्य अपराध किया है, पाप किया है, तो ये इसकी जितनी आलोचना की जाए, भर्त्सना की जाए वो कम है। अब
इन लोगों ने जो गबन किया उस पैसे को इन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में और जगह भी इन्वेस्ट किया, और ये सारी बातें जांच के जब दायरे में आई तो ये सारी बातें धीरे धीरे खुल के आ रही हैं, सारे भेद खुल रहे हैं, सारी संपत्तियां जब्त होंगी, वो चाहे अचल संपत्ति हो, चल संपत्ति हो, ये सारी संपत्तियां जब्त होंगी और मंदिर में पुनः वापस आएंगी। लेकिन ये सचमुच में बहुत ही घिनौना अपराध है। यूपी में 7 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को राम मंदिर में मुद्दा दिख रहा है। मंदिर के बहाने अखिलेश को यूपी की सत्ता दिख रही है। मैं कल रात सपने में ये देख रहा 270 सीट, सच में 270 सीट। बीजेपी के लोग इतने घबराए हुए कि हम नवंबर में चुनाव नहीं करा पाएंगे। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जब सरकार हटेगी तभी न्याय मिलेगा। एक ही संकट है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी संकट मिटेगा। अखिलेश यादव ने पिछला चुनाव पीडीए पर लड़ा था। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान। 24 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का ये प्रयोग सफल रहा और समाजवादी पार्टी ने यूपी में बीजेपी से ज्यादा सांसद जिताकर लोकसभा भेजे। मगर 27 का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश को कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत लगती है। 5%, 6% एक्स्ट्रा वोट के लिए ही अखिलेश यादव जाति की पिच से हटकर धर्म की पिच पर खेलने चले आए हैं। अखिलेश जब जाति की पिच पर खेलते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट बढ़िया रहता है। धर्म की पिच पर अखिलेश ने योगी को स्ट्राइक सुधारने का मौका दे दिया है। योगी ने धर्म की पिच पर उतरते ही चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए हैं। हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद दूसरी बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में योगी ने करीब 250 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। इसके बाद योगी ने चढ़ावा चोरी की बात की। मुख्यमंत्री ने राम भक्तों को भरोसा दिलाया कि रामलला के मंदिर में पाप करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। लेकिन जो ढोंगी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जो आजकल राम का नाम जप रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और राम जन्मभूमि के पास हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की कोशिश की थी। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज। योगी ने जो बात कही है उसकी तस्दीक यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने की है। मामला 2003 का है, जब ऐसी कोशिश हुई थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का हवाला देकर पुलिस ने इसे फेल कर दिया था। अगस्त 2003 में बीएसपी सरकार गिर गई और 29 अगस्त 2003 को माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने। 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रमजान का महीना था और तुष्टीकरण के माहिर थे माननीय मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी, तो धड़ाधड़ रोजा इफ्तार चल रहे थे। तो ये हुआ कि हनुमानगढ़ी के सामने आप गए होंगे, सीढ़ियाँ जहाँ जाती हैं ऊपर, उससे सट करके और उस पर रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ाई जाएगी। तय हुआ कि हनुमानगढ़ी के महंत अपने घर के अंदर करेंगे। अब उसमें तो कोई हम लोग कुछ कर नहीं, ठीक है अपने घर में करें, लेकिन हम लोग अलर्ट थे और ये था कि हनुमानगढ़ी के सटा हुआ उनका मकान है,
उनके मकान में घुसने के लिए 3 जीने हैं, सीढ़ियाँ, तो वह जीनों पे भी चटाई बिछा लिया जाए और फिर लगा हुआ है हनुमानगढ़ी की दीवार, तो उससे सटा करके बिछा करके और वहाँ पर नमाज हो और उसको रोज़ा इफ्तार किया जाए। तो जैसे ही महंत जी के घर के अंदर के बाद इस पर बिछाने लगे तो पुलिस ने तुरंत उस चटाइयों को उठाकर फेंक दिया, तो सफल नहीं हो पाए और महंत जी के घर के अंदर नमाज पढ़ी गई, बिल्कुल हनुमानगढ़ी से सटा हुआ, और वहाँ रोज़ा इफ्तार हुआ। तो ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी जो उसमें प्रयास हुआ था, लेकिन हम लोगों ने हनुमानगढ़ी के सामने ये होने नहीं दिया। आज जब हमने ये सवाल समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन से पूछा तो उन्होंने योगी का आरोप न स्वीकार किया, न ही इसका खंडन किया। सीएम इसमें ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, राम मंदिर को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी तो कभी ये नहीं करती थी, बल्कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा देती थी सीढ़ियों पर। ये तमाम आरोप आप पर लगा रहे कि धर्म, हमने कहा नमाज पढ़वाई, कहाँ पूजा की, ये काम समाजवादी पार्टी का है। पुराने गड़े मुद्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। हम जब सरकार में थे तो हमको जो उचित लगा हमने किया। आज सरकार में आप हैं तो मेहरबानी करके जो आपको अच्छा लग रहा है आप कर रहे हैं, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी का संचालन कैसे करना है। हमें योगी आदित्यनाथ की राय की आवश्यकता नहीं। अयोध्या में चोरी के बाद राम नाम की लूट मची है। इस लूट में हिस्सा पाने के लिए आज कांग्रेस भी मैदान में कूदी। कांग्रेस ने दावा किया कि राम मंदिर में सिर्फ बीजेपी का नहीं, हमारा भी योगदान है। हम अपना योगदान बताते नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा योगदान सबसे बड़ा है। हम चुनाव में ये याद नहीं दिलाते कि भगवान श्री राम के मंदिर का अगर ताला खुलवाया गया था तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में अगर पूजा आरती शुरू हुई थी उस पूज्य स्थली पर तो वीर बहादुर जी हमारे मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में उस समय। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन तथ्यों का चुनाव में प्रयोग नहीं करती। हम ना सिर्फ इसको स्वीकार करते कि हम चुनाव में प्रयोग नहीं करते, मगर हम डंके की चोट पे कहना चाहते हैं कि हम कभी चुनाव में ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो तथ्य हैं वो तो तथ्य हैं। 27 के चुनाव से पहले यूपी में इस वक्त 2 तरह की पॉलिटिकल फोर्स एक्टिव है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए है और दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस का इंडी अलायंस है। बीजेपी अपना दल सोनेलाल, आरएलडी, निषाद पार्टी और ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मिलाकर यूपी में एनडीए की स्ट्रेंथ 290 विधायकों की है। यूपी में इंडी की स्ट्रेंथ 103 विधायकों की है। इनमें 102 विधायक सपा के हैं और 1 विधायक कांग्रेस का है। बीजेपी पिछले 37 साल से राम राम कर रही है। सपा और कांग्रेस ने अभी अभी राम राम कहना शुरू किया है। अखिलेश यादव की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी चढ़ावा चोरी की जांच के बहाने राम मंदिर में घुसना चाहती है। योगी आदित्यनाथ सपा और कांग्रेस को राम मंदिर में सुई की नोक बराबर जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं है। सफाइयों में विकास की रुचि नहीं, इनके लिए तो अपना स्वयं का विकास ही ये मान लेते हैं हो गया सब। इनको जब फुर्सत हो कब्जा करने में तब ये लोग विकास में रुचि ले पाएंगे। इनकी विकास में कोई रुचि नहीं होती है, ये कब्जा करने में माहिर होते हैं और सुरक्षा में सेंध लगाने में भी बड़े माहिर होते हैं। एक कहावती चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही हो सकता है। अयोध्या से 1700 किलोमीटर दूर कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक शुरू हुई है, लेकिन वहां भी मुद्दा राम मंदिर का ही है। संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक साल में एक बार ही होती है। यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में संघ के सामने कई मुद्दे हैं, लेकिन अयोध्या से बड़ा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अयोध्या भगवा ब्रिगेड के लिए बड़ा संकट है। संघ का 1.25 साल खत्म होते होते सबसे बड़ा संकट आ गया है। अब तक आरएसएस के अस्तित्व पर संकट आए थे, इस बार संघ की साख पर संकट आया है। राम मंदिर में चोरी का प्रश्न संघ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है।
बेलगावी की बैठक से 7 दिन पहले आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले ने राम मंदिर पर लिखित और मौखिक बयान जारी किया। संघ में जो कभी नहीं होता, राम मंदिर पर संघ को वो भी करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में हुए पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर का मुद्दा अपनाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसके भी 5 साल पहले 1984 में ही राम मंदिर को हिंदुओं की आस्था का प्रश्न बना लिया था। 1984 से ही संघ और वीएचपी ने पहले श्री राम जानकी रथ यात्रा से राम मंदिर के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया था। 40 साल के मंदिर आंदोलन के बाद 2024 में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर में अपने प्रचारकों और स्वयंसेवकों को पद और प्रतिष्ठा दिलाई। राम मंदिर ट्रस्ट में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। चंपत राय आरएसएस के प्रचारक थे। आरएसएस ने उनको वीएचपी में भेजा था। चंपत राय की जगह ट्रस्ट के नए अंतरिम महासचिव बनाए गए कृष्ण मोहन भी संघ के प्रचारक हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई तो सबसे ज्यादा सवाल संघ पर ही उठे। संघ की मोरल अथॉरिटी को डेंट लगा। संघ को डैमेज कंट्रोल करना है। संघ की प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी उन सभी चीजों को ढूंढवा रहे हैं जिनकी चोरी की आशंका जताई गई थी। इसी सिलसिले में गोविंद देव गिरी ने मुंबई के सिंधी समाज से मिली 200 किलो चांदी की 200 ईंटों का पता लगाया और सिंधी समाज को चिट्ठी लिखकर उसकी सूचना दी। विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट राजू मनवानी ने 200 किलो चांदी की ईंटें 26 जनवरी 2021 को चंपत राय को सौंपी थी। चढ़ावा चोरी की खबरें फैलनी शुरू हुई तो राजू मनवानी ने भी चांदी की ईंटों को लेकर आशंका जताई थी। अब गोविंद देव गिरी ने सिंधी समाज को बताया है कि चांदी की सारी ईंटें सुरक्षित हैं। चढ़ावे के रजिस्टर में 96 नंबर पर इनका पूरा ब्यौरा दर्ज है। 2024 में चांदी की सभी ईंटों को गलाकर 20-20 किलो चांदी की शुद्ध ईंटों में ढाला गया और अब वो सभी ईंटें अयोध्या में एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित हैं। जो हमने 26 जून को उनको लेटर लिखा राम मंदिर ट्रस्ट में, तो उनका जवाब इमीडिएटली 1 जुलाई को हमारे पास आ गया कि आपकी 200 किलो चांदी सेफ है। उन्होंने फोटोग्राफ्स भी भेजे और लेटर भी भेजा है। अब उन्होंने जो डिटेल मांगी उस डिटेल के लिए हम लोगों ने पूरे 200 डोनर्स का नाम, अता, पता, टेलीफोन नंबर्स के साथ में करीब 16 देश और करीब 35 शहर पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे सिंधी समाज ने डोनेशन दिया था, अब हम सब सेटिस्फाई हैं और आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे और एक विनती करना चाहेंगे कि कभी मौका मिले तो इन सारे डोनर्स को एक बार राम मंदिर के दर्शन के लिए इनवाइट किया जाए ताकि हम आकर के दर्शन करके, और हमने अगर कुछ गलत बोला है तो उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे भगवान राम से। साख बनाने में वर्षों लग जाते हैं, साख गिरने में कुछ घंटे ही लगते हैं। राम मंदिर पर भगवा ब्रिगेड ने जो साख बनाई है उसे वो किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ बीजेपी राम मंदिर को लेकर सपा और कांग्रेस की साख बनने नहीं देना चाहती। अभी तो ये शुरुआत है। राम मंदिर पर अभी बहुत सियासत होनी है।